हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्यूएनए में लेके आने की हम लोग कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि कॉमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी मेरा फोटो लगा के आ सकता है और आपके कॉमेंट के नीचे कॉमेंट करके बोलेगा कि आप जीत गए, मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो। कभी भी कॉन्टैक्ट मत करना, उनको गाली देने की या उनसे जो है कुछ भी गलत सलत बात करने की आपको जरूरत नहीं है। बस उनको वहां से रिपोर्ट कर दो यूट्यूब को, क्योंकि वो बॉट्स के जरिए से और इस तरीके से जो है वो लोग आपको स्पैम कमेंट्स करते हैं। आपके गाली देने से आपका ही मुंह गंदा होगा, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको मैं यहाँ पे अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आपका पैसा लूटना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे क्यूएनए की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है नरेंद्र दहिया ने। ये बोलते हैं फोल्ड 4 है मेरे पास सैमसंग का और इसमें स्क्रीन ऑन टाइम जो है सिर्फ 3.5 घंटे का मिल रहा है। क्या ये ओके है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो, स्क्रीन ऑन टाइम 3.5 घंटे का फोल्ड 4 के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। 3.5 से 4 घंटे 5 घंटे तक ही ये डिवाइसेस जो है देते। एक तो इसमें इतने सारे स्क्रीन दिए हुए, एक अंदर बड़ा उसका स्क्रीन और बाहर भी एक काफी बड़ा स्क्रीन है, तो इसमें उतनी बैटरी लाइफ ये डिवाइसेस आपको निकाल के नहीं देगा। अगर S20 अल्ट्रा भी अगर आप ले लेते हैं जिसमें एक ही डिस्प्ले है, वो भी आपको इतनी बैटरी लाइफ निकाल के नहीं देगा। तो बैटरी लाइफ की जो किंग्स है आज की तारीख में वो आईफोन ही है। जैसे ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, अगर इसकी बैटरी लाइफ को कंपेयर किया जाए तो ये एंड्रॉइड डिवाइसेस की जो बैटरी लाइफ है ऑलमोस्ट जो है आधी ही निकल के आती है। तो फ्लैगशिप में अगर कोई अच्छी बैटरी लाइफ देता है तो वो आईफोन देता है। बाकी ये फोन में जो चीजें बहुत अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स है, वो आप एंजॉय करना है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इस मामले में वो है बैटरी लाइफ। अगला क्वेश्चन है जॉन का। ये बोलते मोडेम फर्मवेयर क्या होता है, जिसको उन्होंने मॉडर्न लिखा है, कि सुनने में गलती हो सकती है टाइप करने में। इसे बताता हूँ मोडेम फर्मवेयर। तो जैसे मोडेम होता है अपने घर में भी इंटरनेट के लिए, वैसे ही अपना फोन का भी जो मोडेम होता है उसके लिए भी एप्पल जो है या मैन्युफैक्चरर्स सैमसंग भी हो सकता है, एंड्रॉइड में भी अपडेट्स आती है। ये मोडेम फर्मवेयर जो है ये भी पुश किया जाता है जिससे आपके नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व किए जाए। वो अलग से उसका कोई अपडेट नहीं आता, बट आपके iOS सिस्टम का जो अपडेट आता है उसके अंदर ही ये अपडेट पुश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिनव का। बोलते हैं बैटरी कैलिब्रेशन क्या है और उसको फिक्स कैसे करें हम? रेगुलर व्यूअर हूं मैं आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बैटरी कैलिब्रेशन क्या, कोई भी चीज का कैलिब्रेशन होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दो। आप फ्रूट लेने जाते हैं, वहां पे जो तराजू होता है जो कि फ्रूट्स को मेजर करता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको भी जो है कैलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वो मेजरमेंट सही से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। बहुत टाइम यूज करने के बाद उसका कैलिब्रेशन गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे बैटरी का भी ऐसे ही होता है, बैटरी को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है। भी केमिकल से बनी हुई है तो इसको भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, ताकि जो वहां पे आपको बता रहा है कि इतना चार्ज होल्ड कर रहा है, इतनी बैटरी हेल्थ है, वो सही से बताए। इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं और आपको पर्सनली जाके या मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, फोन को आप रिस्टार्ट करते हो, इस तरीके से हो जाता है। और कभी एप्पल भी इसको पुश करता है कि बैटरी रिकैलिब्रेशन हमने पर्टिकुलर एक फर्मवेयर अपडेट के अंदर दी हुई है। जैसे आईफोन 11 सीरीज के लिए आया था, क्योंकि उसकी बैटरी हेल्थ जो है गलत बता रहा था, A13 बायोनिक चिपसेट की वजह से कुछ तो इशू हो रहा था। ये बैटरी कैलिब्रेशन होता है और इसको आपको मैनुअली करने की फिलहाल तो कोई जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो रीलोडेड का, काफी बड़ा इन्होंने जो है कमेंट किया हुआ है। बोलते प्रोफेशन से मैं मोबाइल शॉप ओनर हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप भी हमारा वीडियो देखते हैं। एप्पल ऑब्वियसली वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, फीचर परफॉर्मेंस क्वालिटी सब कुछ नंबर 1 है, बट इतनी मोटी रकम दे के भी क्या मिलता है, कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा कोई काम है जो आपको सिर्फ मोबाइल से ही करना है तो आप गए काम से, कोई भी जॉब से रिलेटेड ऐप वहां पे अवेलेबल नहीं है। बिजनेस रिटेल के लिए होने वाले ऐप नहीं चलते हैं, T9 टाइपिंग नहीं है, कॉल हिस्ट्री 100 से ऊपर नहीं दिखाता है, और ट्रू कॉलर जो है वो भी ठीक से नहीं चलता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं। तो ये तो सबको मालूम है, ये ट्रेड ऑफ्स है। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ट्रू कॉलर ठीक से काम नहीं करता है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जो है या रिसेंट कॉल की लिस्ट जो है वो थोड़ी कम होती है। उसके अलावा आप जो बोले कि जॉब से रिलेटेड ऐप नहीं मिलता है और ये नहीं होता है, देखिए जो ऐप बनाने वाले है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एंड्रॉइड के लिए बना रहा है कि iOS के लिए बना रहा है। इसमें एप्पल की क्या गलती है या आईफोन की क्या गलती है? अब ऐप बनाने वाला ऐसा चिंदी होगा कि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे कि वो iOS के लिए ऐप डेवलप करे, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है iOS के लिए ऐप डेवलपमेंट। तो किसी की क्या गलती हो सकती है? और गवर्नमेंट के जो जॉब है या बिजनेस रिटेल के जो काम है आपके, उससे रिलेटेड ऐप नहीं है, तो जो ऐप डेवलपर है या जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं कि कॉम्प्रोमाइज है। अभी मैं आईफोन यूज करता हूँ, मुझे एंड्रॉइड फोन की जरूरत ही नहीं। मैं रखता क्यों हूँ? मैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए रखता हूँ। मैंने आपको बताया ना, S20 अल्ट्रा भी था कॉल रिकॉर्डिंग। एक फोटो में उससे कभी लूंगा नहीं, एक वीडियो कभी मैं उससे लूंगा नहीं, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मैं रखता हूँ। तो वो एक है कमी आईफोन के अंदर, वो तो सभी जानते हैं। आगे लिखते हैं 1.5 लाख का मोबाइल होने के बाद भी एंड्रॉइड पॉकेट में लेके घूमना पड़ता है ताकि हम ना रुके। अगर एप्पल इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर कर दे तो बनेगा एप्पल वैल्यू फॉर मनी। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए उसने, हम तो बोलते ही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और ये सब प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको मोबाइल दिखाने के लिए नहीं, काम के लिए भी लेना पड़ता है। हमको भी काम के लिए लेना पड़ता है, हम भी दिखाने के लिए यूज नहीं करते, और आपसे ज्यादा काम जो है हम हमारे फोन पे करते हैं। तो कभी किसी को जज मत करो, आपसे ज्यादा घंटे हम लगाते हैं, आपसे ज्यादा हम काम करते हैं, आपसे ज्यादा हम सोचते हैं। आप तो मोबाइल शॉप ओनर हो, मोबाइल लेके
बनाते हो और सामने कस्टमर को भेज देते हो, बीच में मार्जिन रखते हो, तो आपका धंधा उससे बन जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे जो बिजनेस बनाना होता है उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है गाइस चेतन शर्मा का, बोलते हैं मैकबुक के रिलेटेड हेल्प लेना है। उनका क्वेश्चन ये है कि या तो 14 इंच M2 Pro बेस, जिसका मैंने रिव्यू किया था थोड़े दिन पहले, वो लेना चाहिए, या फिर 32 GB या 16 GB रैम वाला M2 लेना चाहिए। M2 क्या भाई मेरे, M2 Air, M2 Pro वो आपने ठीक से लिखना चाहिए था। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आप M2 Pro या M2 Air में से कोई बोल रहे होंगे, तो 32 GB या 16 GB रैम का ये लेना चाहिए, या फिर 14 इंच का मैकबुक प्रो M2 Pro जो है वो लेना चाहिए। दोनों का प्राइस सेम ऑलमोस्ट पड़ रहा है। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मुझे लेना है। फर्स्ट टाइम मैक यूजर हूं और बायर हूं। देखो जो प्रो सीरीज है M2 Pro वाली वो बेटर है ऑब्वियसली जो नॉर्मल M2 है उसके मुकाबले, तो आप उसके लिए जा सकते हो। लेकिन बेस वेरिएंट जो आप उसका लेंगे तो उसकी SSD की जो स्पीड है रीड और राइट की वो थोड़ी स्लो है, और परफॉर्मेंस इज इक्वल टू M1 Pro का जो बेस मॉडल आता था, जो मेरे पास भी है 16 इंच वाला जो मैं यूज कर रहा हूं। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि मैं उसको ही रखूंगा, क्योंकि मतलब ही नहीं है अपग्रेड करने का। आप पैसा दे रहे हो, मतलब पुराना बेचोगे और नया लोगे तो लाख रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। ऊपर देने के बाद आपको परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा भी बढ़ने की जगह कमतर हो रहा है आपका, ये चीज मुझे यहाँ पे सही नहीं लगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको M1 Pro जो है वो बेटर डील में मिल जाए। अभी भी उसके यूनिट्स होंगे मार्केट में, हो सकता है आपके 50,000 रुपए उसमें बच जाए, वो लेना जो है आपके लिए ज्यादा बेटर डील रहेगी। अगर ये 2 लाख का पड़ रहा है और वो 1.5 लाख का पड़ रहा है, तो 1.5 लाख का लेके 50,000 रुपए बचाने में ही भलाई है। और वो 50,000 रुपए में आप एक्सटर्नल SSD वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि 512 GB कब भर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग का है तो। अगला क्वेश्चन है सादिक का, ये बोलते ब्लॉक सिम वाला आईफोन लेना चाहिए क्या, और दूसरा कि ब्लॉक सिम को कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक सिम वाला आईफोन मतलब जो फैक्ट्री लॉक्ड आईफोन रहते हैं वो लेना चाहिए। अभी इसकी जो तादाद है काफी कम हो गई है। जनरली ये USA के होते हैं, जहाँ पे AT&T वगैरह जो कैरियर्स हैं इनके साथ वो डिवाइसेस लॉक्ड होते हैं, और उनको फिर गलत तरीके से दूसरे कंट्रीज में लाया जाता है। वहां पे बताया जाता है कि वो डिवाइसेस चोरी हो गए या गुम गए, और वहां पे वो लोग नया क्लेम कर लेते हैं और ये डिवाइसेस को दूसरे कंट्रीज में भेज देते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब उनको 70-80% उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ऐसा आईफोन मुझे लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेते भी हो तो फिर उसमें टर्बो सिम वगैरह लगा के बहुत तरीके होते हैं जिसमें आप कैरियर चला सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो फिर से वो डिवाइसेस जो है फैक्ट्री लॉक हो जाएंगे। तो जब आपको शौक करना ही है और मजा उठाना ही है डिवाइस का, तो जो भी आपके बजट में आता है वो ले लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जहाँ पे उनको 14 जो है वो मिल सकता है, तो उसकी जगह वो 14 Pro Max लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको पैसे बचाने, और उस केस में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस टाइप के डिवाइसेस में, जहाँ पे वो फैक्ट्री लॉक डिवाइसेस जो है वो ले लेते हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। तो बेटर यही है कि जितना पैसा है उसमें बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको मिल रहा है वो लेने की कोशिश कीजिए, और पीस ऑफ माइंड जो है दिमाग का सुकून वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है तनवीर का, बोलते हैं अगर दुनिया में iOS नहीं होता तो कौन सा एंड्रॉइड स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग या गूगल पिक्सल या कोई चाइनीज स्मार्टफोन। मैं सैमसंग ही इस्तेमाल करता, इसलिए मैंने गूगल पिक्सल इस्तेमाल करने के बाद जो है S21 अल्ट्रा और उसके बाद अभी S21 FE जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन में S23 अल्ट्रा या S23 सीरीज का कोई फोन जो है मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एंड्रॉइड में जो बेस्ट एक्सपीरियंस दे रहा है कोई आज की तारीख में वो सैमसंग ही है। अगर आप थोड़े हाई एंड के उनके डिवाइसेस देखेंगे तो, क्योंकि फीचर्स काफी अच्छे, कॉल रिकॉर्डिंग काफी जबरदस्त है, और जितना काम है आपका काफी अच्छे से हो जाएगा, मतलब एसेंशियल फीचर्स है। और उसके बाद फिर पिक्सल डिवाइसेस का नंबर में रखता हूँ। पिक्सल डिवाइसेस में खासियत ये है कि एक तो क्लीन UI रहता है उनका, वैसे सैमसंग का भी अच्छा ही है, क्लीन ही है, और दूसरी उनकी खासियत होती है उनकी कैमरास की, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आईफोन के कैमरास को। तो वैसे भी एंड्रॉइड का कैमरा अपने को ज्यादा यूज करना नहीं है, तो एंड्रॉइड में मुझे बेस्ट फिलहाल लगता है सैमसंग। अगला क्वेश्चन है लोहिता चौधरी का, बोलते भार OS के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये iOS या एंड्रॉइड को टक्कर दे पाएगा, टेक ओवर कर सकता है, या संदेश ऐप की तरह इसका भी कुछ दिन बाद जो है नामो निशान मिट जाएगा। देखो ये सारे जितने भी OS ये लोग लॉन्च करते हैं अच्छी बात है, मतलब इंडियन OS है, लोकल है, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीजों में मैं भी बिलीव करता हूँ डेफिनेटली। लेकिन ये OS आने के बाद क्या वो एक्सपीरियंस आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या एंड्रॉइड iOS से बेटर होगा या नहीं होगा, ये बताना अभी मुश्किल है जब तक हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, जब तक हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको एंड्रॉइड और iOS को ओवरटेक करना या उसका मुकाबला भी करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और उसके सामने कोई भी जो चींटी आती है उसको बड़ी आसानी से ये लोग खा लेते हैं। एनीवेज ऑल द बेस्ट, जो भी इसको बना रहा है उसके लिए आएगा, अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम लोग भी चाहेंगे कि आप भी यूज करें और हम भी यूज करें, लेकिन कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। फिलहाल एंड्रॉइड से रिलेटेड भी काफी इंफॉर्मेशन आ रही है कि एंड्रॉइड के अंदर काफी सारे रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, जिससे आपका जो एडवर्टाइजिंग के लिए गलत इस्तेमाल होता है आपका डेटा वगैरह, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और गूगल पे अभी फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा फाइन भी लगाया, तो एंड्रॉइड भी शायद सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और प्राइवेसी जब वहाँ पे अच्छी हो जाएगी तो ज्यादा लोग जो है उसको भी इस्तेमाल करना चाहेंगे आईफोन के जैसा ही, उसका भी एक मार्केट उस टाइप का बनेगा जिसमें प्राइवेसी फोकस्ड रहे वो। अगला क्वेश्चन है सुनील गुप्ता का, ये बोलते मैं 14 Pro Max लेने वाला हूँ, 3 से 4 दिन में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि 14 Pro Max में कुछ दिक्कत आ रही है, बग्स आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 13 Pro Max ले लूं, तो आप बताओ कि दोनों में से कौन सा लूं। देखो दोनों ही बेहतरीन फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 13 Pro Max लेने से आपके पैसे बचते तो वो लीजिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता कि दोनों अगर 5-10 हजार 20 हजार के डिफरेंस में मिल रहे हैं तो आप 13 Pro Max की जगह 14 Pro Max ना ले, क्योंकि बग्स तो देखो उसमें भी आने वाले, इसमें भी आने वाले, फोन है उसमें सॉफ्टवेयर चल रहा है तो बग्स तो आएंगे, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूज कर रहा हूँ और ये फोन जो है फैंटास्टिक है, आपको पूरा मतलब 24 आवर्स टू 30 आवर्स की बैटरी लाइफ देता है। अभी मैंने रिसेंटली एक रिव्यू बनाया है iOS 16.3 का, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डायनामिक
पैनोरामिक आइलैंड वगैरह है और इसके जो कैमरास है वो काफी जबरदस्त है। तो आपको फुल एक्सपीरियंस लेना है, मजा लेना है तो लेटेस्ट ले लो, तो आपको जो है उसमें बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हुजैफा खान का, बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं कि 14 प्रो मैक्स अभी ले लूं या 15 सीरीज का वेट करूं। मेरे भाई अगर आप वेट करेंगे तो वेट करते रह जाएंगे। आके ही इस फोन को 3-4 महीने हुए हैं, मतलब सितंबर में लॉन्च हुआ है, 5 महीने हुए होंगे अब, और जो है 7 मंथ्स बाकी है। 7 मंथ्स आप रुकेंगे, उसके बाद तो फिर 16 की न्यूज आना, लीक्स आना शुरू हो जाएगी, फिर आप 16 के रुकेंगे। इस तरीके से आप जिंदगी में कभी फोन ले नहीं पाएंगे। तो अभी जो है अगर आप अभी के अभी ले सकते हो तो ले लीजिए। लास्ट के 2-3 महीने जब बचेंगे तब जाके मत लेना, क्योंकि फिर 15 आता है और इसका प्राइस टूटता है। तो अगर ये लेना ही है 15 आने के बाद तो फिर 15 आने के बाद ही लो, ताकि इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिले। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अथिक का, ये बोलते हैं इनके मामा जो है उनकी एक्सेसरीज की शॉप है और उनके शॉप में आईफोन के कस्टमर ज्यादा उनको मिलते हैं, जो कि 1000 रुपए का पाउच मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, मुझे लगता है कि कवर या केस की बात करें वो, तो आराम से लेके जाते हैं। बट एंड्रॉइड वाले जो है सर दर्द करा देंगे, पर एक भी पाउच या जो केस है, कवर है, वो नहीं लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग जो डिवाइसेस लेते हैं वो उतने एक्सपेंसिव या उतने प्रीमियम नहीं होते, इस वजह से वो उतना स्पेंड भी नहीं करना चाहते। और आईफोन यूजर्स का जो एक्सेसरी का मार्केट है वो ज्यादा है, उसमें ऑप्शन जो है ज्यादा है, उसमें क्वालिटी जो है बेटर है। एक्सेसरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो उस केस में वहां पे पैसा देने में भी इंसान जो हिचकिचाता नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी उसने अपने फोन के लिए इतना पैसा दिया है कि उसको थोड़ा स्कैर्ड भी रहता है, क्या इससे मैं और बेहतर चीज इसके ऊपर स्पेंड करूं ताकि ये मेरा फोन जो है अच्छा भी दिखे, खूबसूरत भी दिखे, उसका लुक भी खराब ना हो और वो इंटैक्ट भी हो। एंड्रॉइड फोन तो दिखते ही एक जैसे, कवर तो कोई भी डाल दो उसके ऊपर तो एक जैसा ही वो दिखने वाला है, एक्सेप्ट फॉर फोल्ड और फ्लिप सीरीज, उसमें कुछ अलग स्टाइल है। अदरवाइज जो नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है वो तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो इतना ज्यादा विलिंग नहीं रहता इंसान स्पेंड करने के लिए। और जो एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फोन है वो भी जो लोग लेते हैं वो भी इतना विलिंग नहीं रहते, मैंने देखा, एक्सपेंसिव कवर्स वगैरह लेने के लिए। ये बात तो आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है वाई स्ट्रक्चर का, बहुत ही आईफोन 11 है और रिसेंटली बैटरी रिप्लेसमेंट जो है उन्होंने करवाया 5000 रुपए देके, और ये खुश है जब से इन्होंने आईफोन पे शिफ्ट हुए हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि 15 जो मॉडल आने वाला है उसमें एप्पल अगर टाइप सी पोर्ट दे रहा है, और ऐसे रूमर्स भी हमको आ रहे हैं कि इंडियन वर्जन जो है उसमें लाइटनिंग पोर्ट ही आएगा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर टाइप सी आता है तो पूरे वर्ल्ड ओवर आएगा। एप्पल ऐसे क्यों करेगा कि सिर्फ यूएस के लिए या सिर्फ यूरोप के लिए टाइप सी देगा और दूसरे कंट्रीज के लिए फिर वो लाइटनिंग देगा? अननेसेसरी उसको अलग अलग जो है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। एक स्टैंडर्ड रहेगा मेरे हिसाब से प्रोसीजर के, टाइप सी देगा तो सभी जगह पे टाइप सी देगा, और इट इज हाई टाइम कि एप्पल को भी देना ही चाहिए टाइप सी, क्योंकि लाइटनिंग जो है बहुत पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी और टाइप सी इज द वे टू गो। अगला क्वेश्चन है उमर का, ये बोलती है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते, कौन सा फ्री लेस पेड सॉफ्टवेयर है आईओएस के लिए, और सारे जो चीजें हैं क्रिएट कैसे करना है, थंबनेल वगैरह ये सब बता दीजिए आप एक वीडियो के अंदर। तो बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि आईफोन पे बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। आईफोन पे आपके पास बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वीटा ऐप करके है जिससे आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री, वाटरमार्क भी नहीं है, सेटिंग में जाकर वाटरमार्क ऑफ कर सकते हो उसका। आईफोन से रिकॉर्ड करो, एक माइक ले लो सस्ता वाला, कनेक्ट कर लो, एक कनेक्टर आता है 900 रुपए वाला, उसके जरिए से आप इसके लाइटिंग पोर्ट में माइक कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलर माइक ले लो, व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप जो है एक शॉटगन टाइप का माइक ले सकते हो और उससे आप रिकॉर्ड कर लोगे, वीटा ऐप में एडिट कर लोगे, या जो आपको चाहिए। बहुत सारे फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स है। और थंबनेल आपको बनाना है तो आप कैनवा से बना सकते हो, कैनवा का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कैनवा इज द बेस्ट थिंग, जहां पे आप थंबनेल्स इजीली बना सकते हो, और मैक में भी यूज कर सकते हो उसको, आईपैड में भी यूज कर सकते हो। और मैक और आईपैड के लिए फ्री ऐप जो है वो आपका आई मूवी है, बहुत इजीली चल जाएगा, और आईपैड में भी आप वीटा ऐप चला सकते हो। और अगर उसके ऊपर आपको जाना है आईपैड के अंदर तो आप जो है लुमा फ्यूजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए थोड़े पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोटो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन जो मैं यूज करता हूं मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन राहुल का, बोलते हैं टेराबॉक्स ऐप क्या सेफ है, क्योंकि उसमें 1 टेराबाइट स्टोरेज फ्री मिल रहा है, या आईक्लाउड स्टोरेज खरीदना बेटर है? देखो भाई आपकी मर्जी है, अगर सेंसिटिव फोटोज है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन फोटोज के अंदर, या फैमिली के कुछ प्राइवेट फोटोज है, मैं तो हाईली रेकमेंड आपको नहीं करूंगा, मतलब आपको नहीं बोलूंगा कि ये चीज जो है इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी क्लाउड पे आप जो है अपने पर्सनल फोटोज, प्राइवेट फोटोज, इंटीमेट मोमेंट, कुछ भी हो सकता है, आजकल फोन में लोग बहुत कुछ रखते हैं, या कुछ भी ऐसे चीज जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो प्लीज किसी भी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप लोग अपलोड ना करें, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आप जो है काफी समझदार है ही। अगला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट टीवी का, बोलते मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं टोटली, मतलब टोटली क्या, अनसब्सक्राइब में 2-3 ऑप्शन होते हैं, टोटली, पार्शियली, ऐसा तो नहीं होते। अनसब्सक्राइब मतलब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब, उल्टा सब्सक्राइब करने के बाद जो है नोटिफिकेशन ऑन करना है नहीं करना है उसके ऑप्शन होते हैं। तो टोटली अनसब्सक्राइबिंग का मतलब समझा नहीं मुझे, हो सकता है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी अनसब्सक्राइब कर रहे होंगे, अनफॉलो कर रहे होंगे, तो ये चीज हो सकती है। तो एक बंदे की मर्जी होती है कि उसको 13 चाहिए या S22 अल्ट्रा चाहिए, हो सकता है आईफोन उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा हो, तो बिल्कुल मर्जी तो होती है, इसलिए तो उन्होंने मुझे पूछा, और जब मुझे पूछेगा तो मैं आंसर तो दूंगा ना, मैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बैठा हूं। इस वीडियो का नाम है संडे Q&A। Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर, और जब मुझे आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे आप बोलोगे कि भाई टोटली अनसब्सक्राइबिंग क्या होता है, पार्शियली अनसब्सक्राइबिंग क्या होता है, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरीके से उन्होंने मुझे पूछा कि आईफोन 13 लूं या S22 अल्ट्रा लूं, या S22 अल्ट्रा मैंने अभी लिया 13 बेच के, तो मुझे सही से काम नहीं करा था, तो मैंने भी अपनी तरफ से उनको जवाब दे दिया, बस इतनी बात रहती है। क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आलोक RS 2002 का, ये बोलते हैं पिछले वीडियो में आपने अभिनव नाम का जो एक कमेंट आया था उनको आपने गलत तरीके से जवाब दिया। मुझे लगता है अभिनव ही है, अलग आईडी बना के आया, कोई बात नहीं अभिनव, चलता है ऐसा। तो बताइए इतना लो ग्रेड नहीं बोल सकते आप
किसी को के दिमाग होना चाहिए फोन समझने के लिए, यूज करने के लिए। आप किसी को जज नहीं कर सकते उसके कमेंट पे, ये बहुत रूड है। आप आइंस्टाइन नहीं हो तो ऐसी बातें मत करो। अब आइंस्टाइन कहां से आ गया भाई? आईफोन यूजर होने के लिए आइंस्टाइन बनना पड़ेगा क्या? बोलते फिर आपने बोला लर्निंग कर्व भी एक चीज होती है, तो भाई आप ऐसा लग रहा है कि लर्निंग कर्व के साथ ही पैदा हुए होंगे। और ये आगे भी कुछ बातें लिख रहे हैं जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। बियर्ड के ऊपर कमेंट करे, कुछ कुछ कर रहे हैं। भाई ये जो बियर्ड है ना, इसको देख के लोग बोलते वाह नबील भाई बताइए बियर्ड कैसे बढ़ाए आपने, हमको भी यहाँ पे बाल नहीं आ रहे, पैची है बियर्ड। ये सब जेनेटिक्स की देन होती है, तो आपके जेनेटिक्स कमजोर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे बियर्ड से जलो मत। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप लर्निंग कर्व के साथ पैदा हुए थे क्या, तो इसीलिए मैं जो है समझाता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, कुछ हिंदी के होते हैं, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों एक्सप्लेन करता हूँ? लर्निंग कर्व क्या चीज है वो समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, एक स्मार्टफोन है एंड्रॉइड वाला। अब मैं आईफोन लेता हूँ तो वहां पे एक लर्निंग कर्व आ जाता है। वो लर्निंग कर्व में क्या होता है, मैं सीखता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम लगता है, 10 दिन का टाइम लगता है। जब मैं यूज टू हो जाता हूँ, मुझे उसके ट्रिक्स टिप्स सारी चीजें समझ में आती है, शॉर्टकट समझ में आती है, मैं यूज करने लगता हूँ। सेम चीज जब मैं आईफोन से एंड्रॉइड पे जाऊंगा, मैं भी अगर मैं कंटिन्यूसली आईफोन यूज कर रहा हूँ और अचानक कोई नया एंड्रॉइड फोन होता है, मैं उसको यूज करने लगता हूँ, तो मैं उस पर फॉरन जजमेंट नहीं बना लेता हूँ कि हाँ ये सही है या गलत है। वहां पे भी एक लर्निंग कर्व होता है और मैं उसको सीखता हूँ, चाहे मैं टेक रिव्यूअर क्यों ना हो। इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के साथ पैदा कैसे हो सकता है कोई? ये बोलते हैं कि हाँ आप सीख के ही पैदा हुए थे क्या एंड्रॉइड के बारे में, आप सीख के ही पैदा हुए थे क्या आईफोन के बारे में, तो मैं मान लेता। लर्निंग कर्व का मतलब समझो मेरे भाई, उसके बाद आप कमेंट करो, वरना आप इसी तरीके से अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे क्यूएनए। उम्मीद करता हूँ आपका संडे जो है इस क्यूएनए को देख के कुछ मजेदार हुआ होगा। ऐसे कमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो है मुझे लेना पड़ता है ताकि आप लोगों का संडे जो है वो एंटरटेनिंग हो। बाकी मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली जो कमेंट कर रहा है उसको जानता नहीं हूँ, ना मैंने उसका फोटो देखा है, ना मेरे मुझे पता है कि उसका असली नाम क्या है। जैसे आलोक RS 2002 या कुछ भी आलोक, में आपसे कोई भी जो है दिल में मेरे बैर नहीं है। बस जो कमेंट करते हैं आप लोग, थोड़ा मुझे भी खुजली होती है कि कुछ आपकी भी खुजली मिटाऊं, अपनी भी मिटाऊं, तो इसलिए मैं ये सब जो है कमेंट भी लेता हूं ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी आए। तो प्लीज टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। आपके दिल में भी कोई सवाल है दोस्तों, नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।